जय हिंद प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के वर्ल्ड पॉलिटी में चैप्टर नंबर 3 के बारे में, जिसका नाम है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। हाँ जी दोस्तों, ये हालांकि एनसीईआरटी बुक से ये वाला चैप्टर हटा दिया गया है, लेकिन बिहार बोर्ड का सिलेबस कई सालों से अपडेट नहीं हुआ है, जिसके कारण बिहार में ये सिलेबस हालांकि पढ़ाया जाता है और उसमें चैप्टर नंबर 3 हो जाता है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। इस चैप्टर को बड़े ही शॉर्ट तरीके से वन शॉर्ट वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे और आज तक के जितने भी क्वेश्चन यहाँ से बने हुए हैं वो सारा का सारा इससे कवर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3। ओके, तो सबसे पहले जान लेते हैं वर्चस्व क्या होता है। वर्चस्व तो देखिए, दुनिया में टोटल लगभग अकॉर्डिंग टू संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार लगभग 193 देश। वैसे बात करें तो टोटल देशों की संख्या लगभग 250-55 के आसपास है पूरी दुनिया में, लेकिन 193 मान्य देश हैं जिसको मान्यता प्राप्त है। और उसमें अगर बात करें सबसे ताकतवर देश, सबसे ताकतवर, चाहे सैन्य का मामला में हो, पैसे के मामला में हो, राजनीतिक या सांस्कृतिक मामला में हो, तो वो हो जाता है अमेरिका। तो इसलिए अमेरिका को पूरी दुनिया का सुपर पावर समझा जाता है और सुपर पावर जो होगा वही तो पूरी दुनिया में वर्चस्व स्थापित करेगा। तो इसका सीधा मतलब यही हो जाता है कि जो दुनिया का सुपर पावर, सुपर शक्ति है, उसी के द्वारा पूरी दुनिया पे वर्चस्व स्थापित किया जाएगा, यानी पूरी दुनिया को अपने हिसाब से चलाने का प्रयास किया जाएगा। उसी को कहा जाता है वर्चस्व। तो वर्चस्व की बात करें तो वर्चस्व का मतलब ऐसी स्थिति है जिसमें कोई देश विश्व के बाकी देशों के मुकाबले ज्यादा मजबूत स्थिति में है, ज्यादा मजबूत स्थिति में हो। ओके, जिसमें अमेरिका विश्व में बाकी देशों के मुकाबले ज्यादा ताकतवर स्थिति में था। यह ताकत सैन्य, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में थी, इसलिए अमेरिका का पूरी दुनिया पे वर्चस्व स्थापित था। ये कब की बात है? तो अगर बात करें शीत युद्ध के दौर की, तो शीत युद्ध का जब दौर चल रहा था तो पूरी दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई थी। एक था सोवियत संघ का खेमा और एक था अमेरिका का खेमा, यानी सत्ता का कोई एक केंद्र नहीं हुआ करता था, सत्ता का बराबर दो हिस्सों में बटा हुआ केंद्र था। तो उस समय अमेरिका का वर्चस्व नहीं था क्योंकि उसके टक्कर में रसिया खड़ा हुआ था। लेकिन जैसे ही 1991 में रसिया का विघटन हो जाता है, सोवियत संघ का विघटन हो जाता है 15 देशों में, उसके बाद पूरी दुनिया में एक ही मात्र एक देश का शासन स्थापित होता है, एक देश का वर्चस्व स्थापित होता है, वो होता है अमेरिका। तो तब से अमेरिका पूरी दुनिया पे एक तरह से सुपर पावर बन के अपना शासन स्थापित करने का प्रयास करता है। तो ये हो जाता है वर्चस्व। अब देख लेते हैं वर्चस्व वाली स्थिति बनी क्यों, इसका कारण क्या था। तो ऐसी स्थिति का कारण क्या था, तो बात करते हैं शीत युद्ध के दौरान जब विश्व में दो महाशक्तियां, एक अमेरिका और एक सोवियत संघ थी, तब शक्ति का संतुलन बना रहता था, यानी किसी एक देश के हाथ में पूरा शक्ति पावर एक तरह से नहीं था, यानी कि वर्चस्व का केंद्र एक नहीं हुआ करता था। पर जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, तो विघटन के बाद जब विश्व में सिर्फ एक ही देश यानी कि अमेरिका रह गया, तब विश्व में शक्ति का संतुलन समाप्त हुआ और अमेरिका एक अकेली महाशक्ति बन गया और एक ऐसी स्थिति आ गई कि वह विश्व में कोई भी काम अपनी मर्जी से कर सकता था और उसे रोकने वाला कोई दूसरा नहीं था। अगर बात करें 1991 की, 1991 में बात करें तो 1991 में शीत युद्ध समाप्त हुआ और शीत युद्ध समाप्त होने के साथ ही सोवियत संघ का 15 देशों में बिखराव हो गया। उसके बाद कोई भी देश अमेरिका को टक्कर देने के हालत में नहीं था। जो वर्तमान में चीन, जो अमेरिका के टक्कर देने लायक बन गया है, वो भी उस समय उतना मजबूत राष्ट्र नहीं हुआ करता था। भारत का भी हालत वैसा ही था। भारत तो 1991 में उस परिस्थिति में था कि भारत के पास मात्र 14 दिन का भोजन बचा हुआ था, इसीलिए तो भारत एलपीजी अपनाया हुआ था। ओके, तो इस स्थिति को ही एक तरह से अमेरिकी वर्चस्व कहा गया, अमेरिकी वर्चस्व कहा गया। अब बात करते हैं अमेरिका के द्वारा दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग समय में अपना पावर, अपना सुपर पावर दिखाने का जब भी मौका मिला तो छूका नहीं। उसी में से एक है प्रथम खाड़ी युद्ध। प्रथम खाड़ी युद्ध की बात करें
तो इसको एक और नाम से जानते हैं। वो नाम क्या हो जाता है? तो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। ये कहानी शुरू होती है 1990 में। 1990 में क्या होता है? तो अरब देश जिसमें 7 देश आते हैं, उसमें से 2 देश जो है, एक है इराक और एक है कुवैत। तो कुवैत पे इराक के द्वारा कब्जा कर ली जाती है। कब? तो 2 अगस्त 1990 में इराक ने कुवैत पर कब्जा कर लिया। क्यों कब्जा कर लिया? तो उसके पीछे का 2-4 कारण हुआ करते थे। पहला कारण ये था कि 80 के दशक में इराक और ईरान के बीच में जब युद्ध चल रहा था, तो इराक उस युद्ध से निपटने के लिए कुवैत से बहुत सारे पैसे कर्ज ले लिए थे। और जैसे ही उन दोनों के बीच, इराक और ईरान के बीच युद्ध समाप्त हुआ, तो कुवैत अपना पैसा मांगने लगा। जब वो कुवैत इराक से अपना पैसा वापस मांगने लगा, तो देने से इनकार कर दिया। वो चाहता था कि कुवैत उसके पैसों को माफ कर दे। वो कुवैत माफ करने वाला नहीं था। अब इराक जो था वो बड़ा ताकतवर देश हुआ करता था। उसने क्या किया? तो सबसे पहले बहाना ये बनाया कि जो कुवैत है वो इराक के तेल भंडार से जमीन के नीचे से तेल चुराने का कार्य कर। हालांकि इराक का नजर कुवैत के तेल पे भी हुआ करता था। कुवैत और इराक दोनों तेल, पेट्रोलियम के बहुत सारे भंडार दोनों देशों के पास मौजूद हैं आज भी। तो दूसरा बहाना ये हो गया कि इराक का कहना था कि जो कुवैत है वो अंदरूनी रास्ते से इराक का पेट्रोलियम अपने यहाँ उत्पादित कर रहा है। तो ये बहाना बनाकर वो कुवैत पे कब्जा कर लेता है। फिर क्या होता? फिर इराक को समझाने की बहुत कोशिश की गई, परंतु इराक नहीं माना। जब 2 अगस्त 1990 में इराक ने कुवैत पर कब्जा कर लिया, तो इराक को समझाने का बहुत कोशिश किया गया, परंतु इराक नहीं माना। और ये समझाने का कोशिश कौन कर रहा था? तो यूएनओ के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा ये प्रयास किए जा रहे थे। और उसको एक नोटिस भी जारी कर दिया गया था इराक के खिलाफ कि तुम्हें कुवैत को जितना जल्दी हो सके खाली कर देना चाहिए। लेकिन इराक मानने वालों में से नहीं था। इराक की नजर कुवैत के तेल भंडार पे था। ठीक है। तदुपरांत उसके बाद क्या होता है? तो यूएनओ ने एक नाटकीय फैसला लिया और इराक पर बल प्रयोग की अनुमति दे डाली। और अमेरिका इसी का तो इंतजार कर रहा था कि जैसे ही यूएनओ आदेश दे इराक पे आक्रमण करने का, वैसे ही अमेरिका और अन्य सहयोगी देश उस पर टूट पड़ेंगे। फिर क्या होता है? तो यूएनओ के इस अभियान को ही ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म कहा गया। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म इसी को कहा गया। यूएनओ की सेना को इराक पर हमला करने के लिए भेजा गया। यूएनओ की सेना में देखिए, आप देखिएगा जब यूएनओ वाला चैप्टर पढ़िएगा, यूएनओ के टोटल 6 अंग हैं। उन अंगों में से एक अंग है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद के तहत ही दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए अगर किसी देश पे हमला करना पड़े वो भी किया जाता है। और उसी के तहत ये हमला किया गया था। और सुरक्षा परिषद में जितने भी सदस्य देश हैं, यानी कि 193 सदस्य देश हैं, उस सारे देश चाहे तो उस युद्ध में भाग ले सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं ले सकते। तो लगभग कितने देशों ने भाग लिया था उसमें? तो लगभग 34 देशों ने भाग लिया था उस युद्ध में। तो यूएनओ की सेना को इराक पर हमला करने के लिए भेजा गया। ये सेना वैसे तो 34 देशों की मिली जुली सेना थी, परंतु इसमें 75% सैनिक जो थे वो अमेरिका के थे। और इस सेना का जो जनरल भी था वो भी एक तरह से अमेरिका ही था। यानी अमेरिका स्वयं को सुपर पावर वहां भी साबित करने का प्रयास कर रहा था। ओके, तो ये हो गया प्रथम खाड़ी युद्ध। कब शुरू हुआ था? तो 2 अगस्त 1990 को ये इराक के द्वारा कुवैत पर हमला करने से शुरू हुआ था। और यूएनओ के द्वारा, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, यूएनओ के द्वारा इराक पे सैन्य कार्रवाई कब से करना प्रारंभ की गई थी? तो वो शुरू हुआ था 17 जनवरी को यूएनओ के द्वारा। ठीक है, अगर बात करें तो 17 जनवरी को यूएनओ द्वारा इराक पे हमला करने के लिए सेना भेज दिया जाता है। और ये कब तक युद्ध चलता है? तो 28 फरवरी
28 फरवरी तक ये युद्ध चलता है। तो इसी दौरान युद्ध वाला माहौल बना हुआ था। युद्ध वाला जो माहौल बना हुआ था तो 17 जनवरी से लेके और 28 फरवरी तक ये युद्ध हुआ था। इराक और संयुक्त सेना जो अमेरिका और 33 देशों के संयुक्त सेना थी, उनके बीच ये वाला युद्ध हुआ था। कौन सा? तो प्रथम खाड़ी युद्ध। तो प्रथम खाड़ी युद्ध के बारे में कुछ और भी है। वो क्या है? तो सद्दाम हुसैन जो उस समय इराक के राष्ट्रपति थे, इराक का राष्ट्रपति भी पूछ लेता है कि उस समय कौन था, तो उस समय इराक के राष्ट्रपति जो थे वो सद्दाम हुसैन था। उन्होंने कहा कि यह जंग 100 जंगों की एक जंग होगी। प्रथम खाड़ी युद्ध को सद्दाम हुसैन ने कहा था कि ये वाला जंग अगर अमेरिका बाई चांस हमला करता है तो ये वाला जंग 100 जंगों की एक जंग साबित होगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो सद्दाम हुसैन था यानी इराक था, वो कुछ ही दिनों में अपना क्या कहते हैं, घुटना टेक दिया। ठीक है। तो पर इराक बड़े ही आराम से कुछ ही दिनों में हार गया और उसे कुवैत से हटना पड़ा था। अब देखिए, ये जो युद्ध था प्रथम खाड़ी युद्ध, इस युद्ध के दौरान अमेरिका ने अपनी शक्तियों का खुला प्रदर्शन किया। अमेरिका के पास जितने आधुनिक हथियार थे उन सारे हथियारों का प्रयोग कर दिया था इस युद्ध में। यानी कि इसमें अपना पावर दिखाना चाहता था पूरी दुनिया को ये बतलाना चाहता था कि देखो मैं कितना बड़ा शक्तिशाली देश हूँ, तुम मुझसे डरो। यही साबित करना चाहता था अमेरिका। तो इस युद्ध के दौरान अमेरिका ने अपनी शक्तियों का खुला प्रदर्शन किया और इस युद्ध में अमेरिका ने स्मार्ट बमों का प्रयोग किया। स्मार्ट बमों का भी, जो स्मार्ट बम क्या होता है तो यहाँ देख लीजिएगा। देखिए यहाँ स्मार्ट बम फेंकते हुए आप लोगों को देखने को मिलेगा। हाँ देखिए, ये है क्या है, तो वायुयान है, इसके द्वारा स्मार्ट बमों को नीचे फेंका जा रहा है। ठीक है, ये अमेरिका के द्वारा ही 1993 ईस्वी में फेंका गया। तो बात करें तो इस युद्ध में अमेरिका ने स्मार्ट बमों का प्रयोग किया, इसलिए इस युद्ध को किस नाम से जाना गया, तो कंप्यूटर युद्ध के नाम से भी जाना गया। साथ ही में ये युद्ध हो रहा था तो इस युद्ध को क्या किया जा रहा था, तो रिकॉर्ड भी किया जा रहा था और टीवी पे चैनलों पे दिखाया भी जा रहा था। जो सैनिक लड़ रहे थे अमेरिका या यूएनओ सेना की तरफ से, तो उनके सर पे एक कैमरा बांध दिया गया था और उस कैमरा के माध्यम से ये सारे युद्ध को लाइव प्रसारित किया जा रहा था टीवी पे। इसलिए इसको किस रूप में जाना गया, तो इसको वीडियो गेम वॉर के रूप में भी जाना गया। ठीक है, यहाँ क्या कहा गया, तो साथ ही इस युद्ध का टीवी पर लाइव प्रसारण किया गया, जिस वजह से इसे वीडियो गेम वॉर भी कहा गया था। तो प्रथम खाड़ी युद्ध में ये सारे पॉइंट बनते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट वापसी से बहुत ही महत्वपूर्ण है और एकदम इजी भाषा में ये दिया गया है। अगर आप एक बार बढ़िया से इसको समझ के वीडियो को कवर कर लेते हैं तो यकीन मानिए इस चैप्टर से आपसे कोई भी क्वेश्चन बचेगा नहीं, एग्जाम में सब करके चले आइएगा। अब बात करते हैं ऑपरेशन इनफाइनाइट। ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच क्या था, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में, तो हम लोग बात कर रहे थे ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, जिसको प्रथम खाड़ी युद्ध के दौरान चलाया गया था। यहाँ पे एक और ऑपरेशन का नाम दिया हुआ है ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड। ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड और ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म दोनों प्रथम खाड़ी युद्ध के दौरान स्टार्ट किया गया ऑपरेशन था। तो यहाँ ये भी जान लेना चाहिए कि ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड जो था वो किस लिए प्रारंभ किया गया था। तो यहाँ देखिएगा कि कुवैत पे हमला करने से पहले जो यूएनओ था उसको डर था कि कहीं इराक कुवैत के बाद जो सऊदी अरब हुआ करता था उस पे हमला ना कर दे। तो सऊदी अरब को सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड। शील्ड से ही पता चलता है कि किसी की सुरक्षा की बात की जा रही है। यहाँ पे सऊदी अरब की सुरक्षा की बात की जा रही है। उस समय जब इराक के द्वारा कुवैत पे कब्जा कर लिया गया, उसके बाद इराक का नजर सऊदी अरब पे भी था, सऊदी अरब पे भी कब्जाना चाहता था। उसको बचाने के लिए ये वाला ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड। और जो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म था वो 17 जनवरी से शुरू होता है। किस परिस्थिति में, तो जब इराक पे हमला करने वाला होता है अमेरिका,
और यूएनओ की संयुक्त सेना। ये दोनों जब इराक पे हमला करने वाले रहते हैं उस दौरान स्टार्ट होता है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। इसलिए यहाँ पे 2 ऑपरेशन के बारे में जिक्र है। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसके बारे में। तो ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच, ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच, ये ऑपरेशन क्यों शुरू हुआ, ऑपरेशन क्या होता है। ठीक है, ऑपरेशन देखो, कोई भी एक तरह से किसी भी काम को अंजाम देने के लिए एक संगठन तैयार किया जाता है और एक ये कहें कि ऑपरेशन का रूप दिया जाता है। उस काम को पूरा करने के लिए कोई नाम दिया जाता है, उसी नाम को ऑपरेशन कहते हैं। ठीक है, तो ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच क्या था, तो ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच जो था वो 1998 में क्या होता है, तो 1998 में दुनिया में बहुत सारे देशों में अमेरिका का दूतावास, उसी में से 2 दूतावास अफ्रीकी देश नैरोबी और दार ए सलाम में भी है। इन दोनों दूतावासों पे क्या किया जाता है, तो अलकायदा द्वारा बमबारी कर दिया जाता है। बमबारी मतलब दूतावास क्या होता है, एक बार समझ लेते हैं दूतावास। ठीक है, दूतावास क्या होता है उसको एक बार अगर हम समझ लें तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं दूतावास। जैसे मान लो ये भारत हो गया, ये अमेरिका हो गया, ये इधर ऑस्ट्रेलिया हो गया, 3 देश हैं। अब भारत को अमेरिका से व्यापार करना हो या अमेरिका से कोई बातचीत करना हो या ऑस्ट्रेलिया से ही कोई बातचीत करना हो, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से ही कोई बातचीत करना हो, व्यापार से संबंधित या किसी मामला में मित्रता दोस्ती कुछ भी निभाना हो, उसके लिए क्या होगा, भारत क्या करता, यहाँ एक दूत भेजता। ठीक है, कोई संदेश ही भेजना हो किसी से संबंधित, बातचीत से संबंधित कुछ भी, तो भारत यहाँ पे क्या करेगा, एक दूत भेजेगा कि जाओ भैया ऑस्ट्रेलिया को ये संदेश दो या जाओ उससे बातचीत करो, व्यापार से संबंधित हो या कोई भी मामला हो, जाओ बात करो। तो इसके लिए इसके बहुत समय लग जाएंगे, आते जाते बातचीत करने के लिए बहुत सारे समय मतलब समय लग जाएंगे। तो उसके लिए भारत क्या करेगा, भारत अपना एक यहाँ पे अड्डा बना लेगा। ठीक है, जहां पे भारत का दूत आके रहे, हमेशा रहे। ऑस्ट्रेलिया से कोई बातचीत करना हो व्यापार से संबंधित या किसी भी मामला में तो यहीं से बात कर लेगा, यहीं से भारत का दूत अपना घर बना के अपना निवास स्थल बना के यहाँ रह रहा है, भारत के खर्चे पे, भारत के द्वारा सब कुछ यहाँ पे दिया जा रहा है, तो रह रहा है। और कोई भी व्यापार से संबंधित हो, किसी घटना से संबंधित हो, कोई भी बातचीत करना हो, तो यही राजदूत जो ऑस्ट्रेलिया, भारत का राजदूत ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ है, वो यहाँ की सरकार से बात करेगा, यानी किसी भी नेता से बात करना हो तो बातचीत करेगा। उसके लिए यहाँ उसको बात करने के लिए नहीं जाना होगा। वैसे ही सेम ऑस्ट्रेलिया को अगर भारत से बातचीत करना हो या कोई काम हो, उसके लिए ऑस्ट्रेलिया भी भारत में एक आवास खोला हुआ है, अपना अपना एक घर बनाया हुआ है। उसमें ऑस्ट्रेलिया के जो दूत रहते हैं, राजदूत, ऑस्ट्रेलिया के राजदूत रहते हैं, और उस निवास स्थान जहाँ पे इसके दूत रहते हैं उसी को तो राजदूत, एक तरह से दूतावास कहा जाता है, यानी राजदूत का रहने का आवास दूतावास। वैसे ही भारत को अमेरिका के साथ अगर व्यापार करना है तो भारत यहाँ पे अपना एक दूतावास खोल लेगा अमेरिका में, भारत का जो राजदूत है वो यहीं पे रहेगा, अमेरिका में ही रहेगा, अमेरिका से बातचीत करेगा। ऐसे ही दुनिया के हर देश से हमें अपना संबंध स्थापित करने के लिए वहाँ पे दूतावास खोला जाता है, और अपने देश से वहाँ पे जो राजदूत रहते हैं वो जाके रहते हैं, और कोई भी बातचीत उस देश से अगर करना रहता है तो वही राजदूत करते हैं। ठीक है, वही संभाल लेते हैं। पहले के जमाना में क्या होता था, पहले के जमाना में राजा महाराजा किसी दूसरे देश में संदेश भेजवाना रहता था तो अपने यहाँ से राजदूत भेजते थे। 2 दिन 4 दिन 5 दिन 1 महीना के बाद दूसरे राजा के यहाँ पहुंचता था और संदेश देता था। वो वाला सिस्टम अब अपडेट हो गया है, उसी के जगह पे अब दूतावास खुल गया है। अब दूत जो होगा राजदूत वो आए जाएगा नहीं, जाके अस्थायी तौर पे वहीं रहेगा। अब कुछ भी कहना हो उस देश को तो उससे कहे और वो संदेश अपने देश में पहुंचाएगा। ठीक है, उसी को क्या कहा जाता है, तो दूतावास कहा जाता है। ओके, तो चलिए बात कर लेते हैं ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच के बारे में।
ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच ये कब शुरू होता है? तो 1998 में अमेरिका के दो दूतावास, एक नैरोबी था और एक कौन था? दार ए सलाम। यहाँ पे अलकायदा जो एक आतंकवादी संगठन है उसके द्वारा हमला कर दिया जाता है। ठीक है, हमला कर दिया जाता है और यहाँ पे अमेरिका के बहुत सारे जो दूतावास में नागरिक थे, अमेरिका के जो दूत थे, वो घायल हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो अमेरिका फिर अलकायदा जो एक आतंकवादी संगठन था उससे बदला लेने के लिए ठान लेता और बदला लेने के लिए वो स्टार्ट करता है क्या? तो ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच, यानी कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये अमेरिका का वादा था। फिर इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अलकायदा से हमले का बदला लेना। ओके, इस ऑपरेशन के तहत अलकायदा के ठिकानों पर क्रूज मिसाइलों से अमेरिका के द्वारा हमला किया गया। ठीक है, और इस हमले के लिए यूएनओ की अनुमति भी नहीं ली गई। अमेरिका अलकायदा के ठिकानों पे बमबारी करने लगा और उसके लिए वो संयुक्त राष्ट्र संघ से अनुमति भी नहीं ली, इसीलिए अमेरिका का दादागिरी यहाँ भी देखने को मिला। ओके, यहाँ देखिएगा, यही है ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच। ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच, इसी के द्वारा क्या हुआ था? तो यहाँ कुछ 2-3 की पॉइंट आप लोग को याद करना है कि ये जो ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच था वो किस लिए स्टार्ट किया गया था? तो 1998 ईस्वी में अलकायदा जो एक आतंकवादी संगठन है उसके द्वारा अमेरिका के दो दूतावास, कौन कौन से? तो नैरोबी और दार ए सलाम, नैरोबी और दार ए सलाम, इन दो दूतावासों पे बम गिरा दिया जाता है और उसमें बहुत सारे अमेरिकी राजदूत मारे जाते हैं। उसके बाद अमेरिका क्या शुरू करता है? तो एक ऑपरेशन शुरू करता है जिसका नाम रहता है ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच। और इनफाइनाइट रीच के द्वारा अमेरिका का जो निशाना रहता है वो रहता है अलकायदा। और फिर इस ऑपरेशन के माध्यम से अमेरिका शुरू क्या करता है? तो अलकायदा को धोना शुरू करता है और उसके तहत अलकायदा के बहुत सारे ठिकानों पे अमेरिका सीधे क्रूज मिसाइल से हमला करना शुरू कर देता है और वो इस हमले के लिए यूएनओ से अनुमति भी नहीं लेता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है? ऑपरेशन इनफाइनाइट। अब बात करते हैं ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम ये कब स्टार्ट किया गया था अमेरिका के द्वारा? तो आप लोगों ने सुना होगा 9/11 हमला। 9/11 हमला ये कब हुआ था? तो 11 सितंबर 2001 ईस्वी को अरब देशों के 19 अपहरणकर्ताओं के द्वारा अमेरिका के ही 4 हवाई जहाज का अगवा कर लिया जाता है। अमेरिका का ही जहाज को अगवा करके अमेरिका के ही टावर, उसका नाम था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, 2 जहाज से उस पे हमला एक तरह से टकरा दिए जाते हैं और एक जहाज को अमेरिका का जो सैन्य हेडक्वार्टर हुआ करता था पेंटागन में, वहां पे टकरा दिया जाता है। और चौथा जहाज जो टकराने वाला था अमेरिका के संसद भवन से, लेकिन वो पहले ही क्रैश हो गया और एक पेंसिल्वेनिया में एक खेत में जाके गिर गया था। तो उसी का बदला लेने के लिए अमेरिका शुरू करता है ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम 11 सितंबर 2001 को अलग अलग अरब देशों के 19 अपहरणकर्ताओं ने अमेरिका के 4 विमानों पे कब्जा कर लिया और इसमें से 2 विमान न्यूयॉर्क में स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तरी और दक्षिणी टावर से टकरा दिए गए। अब एक सवाल आएगा कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर क्या था? तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एक बहुत बड़ा बिल्डिंग हुआ करता था, अमेरिका का सबसे ऊंचा बिल्डिंग हुआ करता था, जहां पे अलग अलग देशों के वर्ल्ड नाम से ही पता चलता है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, यानी कि दुनिया के अलग अलग लगभग 100 देशों के जो ट्रेड से संबंधित मुख्यालय था उसी बिल्डिंग में था, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में। वहां दुनिया के मान लीजिए कि अलग अलग देश के जो एक तरह से मुख्यालय था ट्रेड से संबंधित, वो खोले हुए थे इस वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में। तो उस बिल्डिंग से 2 विमानों को टकरा दिया जाता है। जब बिल्डिंग से विमान टकराएगा तो उस बिल्डिंग का क्या हाल होगा आप लोग को अच्छे से पता है। तो क्या होता है? तो इसमें 2 विमानों को न्यूयॉर्क में स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तरी और दक्षिणी टावर से टकराए
और फिर तीसरा विमान जो था वो वर्जीनिया में स्थित पेंटागन से टकराया, जहां अमेरिका का रक्षा मुख्यालय था। अमेरिका का रक्षा मुख्यालय पे तीसरा प्लेन टकरा दिया गया। और चौथा जो विमान था, ये चौथा विमान बड़ी खतरनाक साबित होने वाला था, क्योंकि चौथा विमान जो टकराने वाला था वो सीधे अमेरिका के कांग्रेस भवन, कांग्रेस पे टकराने वाला था। कांग्रेस का मतलब जैसे भारत में संसद को संसद कहा जाता है, वैसे अमेरिका के संसद को कांग्रेस कहा जाता है। अब सोचिए, एक जहाज मतलब अमेरिका के संसद भवन पे जाके टकरा जाए, वहीं पे राष्ट्रपति रहता है, वहां के नेता मंत्री सब कोई तो संसद भवन में ही बैठता है, साथ ही साथ सब कोई खत्म हो जाते। हालांकि उस समय राष्ट्रपति जो थे वो किसी स्कूल में बच्चों से मिलने गए थे जब ये वाला हमला हुआ था। उस समय राष्ट्रपति कांग्रेस में नहीं थे, यानी संसद भवन में नहीं थे, वो कहीं और दौरे पे गए हुए थे। ठीक है, तो चौथा विमान को अमेरिकी कांग्रेस की मुख्य इमारतों से टकराना था, पर वह पेंसिल्वेनिया के एक खेत में गिर गया। इस हमले को 9/11 हमला कहा 9/11 हमला कहा गया। 9/11 हमला क्यों कहा गया? तो ये कब हुआ था? तो 11 सितंबर 2001 को हुआ था। यानी कि अपने यहाँ पहले डेट लिखा जाता है, मतलब तारीख लिखा जाता है, फिर महीना लिखा जाता है, फिर साल लिखा जाता है। ठीक है, अभी क्या लिखा गया है? पहले तारीख है, फिर महीना है, फिर यहाँ पे साल लिखा गया। लेकिन अमेरिका में क्या लिखा जाता है? तो पहले महीना लिख दिया जाता है, यानी सितंबर। तो सितंबर कौन था? सितंबर महीना कौन था? तो 9वां महीना था। सितंबर तो 9वां महीना ही है। और तारीख कौन था? तो 11 था। इसलिए 9/11 हमला इसको कहा जाता है। 9वां महीना 11 तारीख को ये हमला हुआ था, तो उसी दिन के नाम पे इसको 9/11 हमला कहा जाता है। ठीक है, तो 9/11 हमला का परिणाम क्या हुआ, इसका परिणाम देख लेते हैं। ये अक्सर क्वेश्चन पूछ देता है। तो इसका जो परिणाम हुआ, अमेरिका पर अब तक का सबसे बड़ा हमला था। ऐसा हमला अभी तक अमेरिका पे नहीं हुआ था। इसमें लगभग 3000 लोगों की मौत हो गई। 3000 लोग फिनिश हो गए। ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम की शुरुआत हो गई। ये 9/11 हमला के चलते ही अमेरिका के द्वारा ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम स्टार्ट किया गया था, जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं। हमारा टॉपिक का नाम ही यही है, देखिए यहाँ पे, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। 9/11 हमला के उपरांत ये ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, यही लोगो था ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम का। ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम का यही लोगो हुआ करता था। ठीक है, अब बात करते हैं, यह उन सभी लोगों के खिलाफ चलाया गया जिन पर 9/11 का शक था। इसका मुख्य निशाना कौन था? तो अलकायदा ही था। इसका मुख्य निशाना अलकायदा ही था। ठीक है, और साथ में तालिबान भी था। अलकायदा और तालिबान इस ऑपरेशन के मुख्य निशाने थे। इस ऑपरेशन के तहत अमेरिका ने पूरे विश्व में गिरफ्तारियां शुरू कर दी। जिस जिस पे शक था उस सारे को अमेरिका गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तार करके क्या करता था? तो लोगों को खुफिया जेल खानों में रखा गया और किसी को भी इन बंदियों से मिलने की अनुमति नहीं दी गई। लोगों को गिरफ्तार किया जाता था और इसको खुफिया जेल खानों में बंद कर दिया जाता था, और उन कैदियों से किसी को भी मिलने की अनुमति नहीं थी। उन कैदियों के साथ क्या सल्यूट किए जा रहे हैं, कैसे वो रह रहे हैं, किसी को कोई खबर नहीं था। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के बारे में बात कर लेते हैं। यही है वो ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, ये जो अमेरिका के द्वारा शुरू किया गया था। तो देख लीजिए, 20 मार्च 2003 को अमेरिका ने ऑपरेशन इराकी फ्रीडम शुरू किया। ओके, इसमें एक सेना बनाई गई जिसमें 40 से ज्यादा देश की सेना शामिल थी। इसमें 40 से ज्यादा देश की सेना था। ऑपरेशन डिजर्ट स्टॉर्म, प्रथम खाड़ी युद्ध के दौरान जब हम पढ़ रहे थे, उसमें पूरी दुनिया की 34 सेना शामिल थी। लेकिन ये वाला ऑपरेशन इराकी फ्रीडम में दुनिया के 40 देशों की सेना शामिल थी। इस सेना को कॉलिशन ऑफ विलिंग्स या आकांक्षाओं का महाजोत कहा गया। आकांक्षाओं का महाजोत कहा गया। इस सेना को इराक पर हमला करने के लिए बनाया गया था। यानी प्रथम खाड़ी युद्ध में तो केवल इराक को हराना था,
और ये वाला जो ऑपरेशन था इसमें इराक को खत्म करना था, यानी सद्दाम हुसैन जो इराक का राष्ट्रपति था उसको पूरी तरह समाप्त करने का इरादा बना लिया था अमेरिका। और ये ऑपरेशन इराकी फ्रीडम ऑपरेशन चलाया क्यों गया था? चलाया इसलिए गया था क्योंकि अमेरिका को शक था कि जो इराक का राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन है वो जैविक हथियार बना रहा है, और जैविक हथियार तो बड़े खतरनाक होते हैं। किसी देश पे या किसी क्षेत्र पे जैविक हथियार से हमला कर दिया जाए तो वहां से फिर लाशों का ढेर लग जाता है। यही डर था अमेरिका को कि सद्दाम हुसैन जैविक हथियार बना रहा है, और उस शक के आधार पे ये ऑपरेशन शुरू किया गया था, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। और दुनिया के 40 देश अमेरिका को साथ दिए थे। तो देख लीजिए, अमेरिका इस सेना को इराक में बन रहे सामूहिक संहार के हथियार को खत्म करने और उसके उत्पादन पर रोक लगाने के लिए बनाया गया था। इस हमले के बाद इराक में कोई भी हथियार नहीं मिला। देखिए, अमेरिका इस सेना को इराक में बन रहे सामूहिक संहार के हथियार, जैविक हथियार, ठीक है, उसको खत्म करने और उसके उत्पादन पर रोक लगाने के लिए बनाया गया था। क्या? तो ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। लेकिन जब हमला किया गया इराक पे, सद्दाम हुसैन मारा गया, युद्ध समाप्त हुआ, वहां पे जांच पड़ताल हुए, और जांच पड़ताल होने के बाद पता चला कि हमले के बाद इराक में कोई भी हथियार नहीं है, और यार कोई भी हथियार इराक में नहीं मिले इस टाइप का, जिस टाइप का अमेरिका के द्वारा बताया गया था। ओके, अब बात करते हैं, ऐसा माना गया कि इस हमले का मुख्य उद्देश्य इराक के तेल संसाधनों पर कब्जा करना था। क्या माना गया? तो इस हमले का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इराक के जो तेल भंडार थे उन पे अमेरिका के द्वारा कब्जा करना था। और इस हमले के लिए अमेरिका ने यूएनओ की अनुमति लेना भी जरूरी नहीं समझा। देखो, यहां भी अमेरिका यूएनओ की अनुमति नहीं लेता। यूएनओ जो दुनिया की सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, संयुक्त राष्ट्र संघ, उसका भी यहाँ पे अमेरिका अनुमति नहीं देता है। अब बात करते हैं ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के परिणाम क्या क्या हुए। तो इराक में अमेरिका के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत हो गई। इराक की जो आम जनता थी, हालांकि ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के तहत इराक के सैनिक और सद्दाम हुसैन तो मारा ही गया, लेकिन आम जनता को भी इस मार का नुकसान झेलना पड़ा। बहुत सारे आम जनता भी मरे, बहुत सारा नुकसान हुआ, बिल्डिंग पे बिल्डिंग धराशायी हो गए थे। तो ये वाला कंडीशन जब आ गया तो अमेरिका के आम जनता भी अमेरिका के खिलाफ बौखला गए। तो इसमें अमेरिका के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत हो गई, और साथ ही में अमेरिका के लगभग 3000 तथा इराक के बहुत सारे सैनिक इस युद्ध में मारे गए। अमेरिका के भी लगभग 3000 सैनिक मारे गए, और इराक के बहुत सारे सैनिक इसमें शहीद हो गए। अमेरिका के इस कदम की सबने आलोचना की। दुनिया के सभी देश अमेरिका के ये जो कदम उठाए गए थे इसकी आलोचना की गई थी। अब बात करते हैं अमेरिका का वर्चस्व। अमेरिका का वर्चस्व किन किन क्षेत्रों में है अमेरिका का? अभी तो अमेरिका के द्वारा अपने शक्ति का प्रदर्शन अलग अलग हिस्सों में जो किया जा रहा था उसको दिखाया गया है। अब देखेंगे वास्तविक तरीके से अमेरिका का किन किन क्षेत्रों में वर्चस्व है। तो पहले क्या देखेंगे? तो आर्थिक वर्चस्व। आर्थिक यानी पैसे, धन के मामला में अमेरिका का कहां तक वर्चस्व है। तो चलिए देखते हैं। वर्तमान में अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। अमेरिका की जीडीपी की बात करें, अमेरिका की जीडीपी तो लगभग 30 से 31 ट्रिलियन डॉलर है। और भारत की जीडीपी कितना है भैया? तो 4 लाख ट्रिलियन है। सॉरी, हाँ वही 30 लाख, हाँ 4 लाख लगभग। अमेरिका 4 ट्रिलियन, सॉरी, भारत का जो जीडीपी है वो 4 ट्रिलियन है, और अमेरिका का जीडीपी जो है वो 30 ट्रिलियन के आसपास है। लगभग भारत के जीडीपी से 8 गुना के आसपास अमेरिका का जीडीपी है। तो अमेरिका भारत से 8 गुना ज्यादा जीडीपी रखता है एक साल में। तो सोचो कितना बड़ा अमीर देश होगा। ठीक है, तो वर्तमान में अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। अर्थव्यवस्था का यह विशाल आकार अमेरिका के आर्थिक वर्चस्व का प्रतीक है। अब
भैया जिसके पास पैसा रहेगा तो सबसे ताकतवर तो आज के डेट में वही है कि नहीं? तो अमेरिका उस मामले में भी आगे है। अब दूसरा देख लेते हैं, विश्व के हर क्षेत्र में स्थित सभी कंपनियों में से सबसे बड़ी 3 कंपनियों की बात किया जाए, दुनिया में, दुनिया के किसी भी हिस्से में ले लें, उस जगह की 3 बड़ी कंपनियों की बात किया जाए तो उसमें से कम एक कंपनी अमेरिका की होती है। ठीक है, तो विश्व के हर क्षेत्र में स्थित सभी कंपनियों में से सबसे बड़ी 3 कंपनियों में से एक कंपनी हमेशा अमेरिका की रही है। तो यहां भी अमेरिका का वर्चस्व है। अब देख लेते हैं डॉलर का वर्चस्व। अब भैया देख लो, डॉलर का भी दादागिरी चलता है। अगर किसी भी देश से आपको व्यापार करना है तो डॉलर में ही कर सकते हैं, यानी डॉलर भी अपना दादागिरी चला रहा है। पूरी दुनिया में अमेरिका का सिक्का चल रहा है ना। भारत का रुपया लेके अगर जाइए अमेरिका में या किसी भी देश में सामान खरीदने के लिए तो नहीं मिलेगा। डॉलर लेके जाइए तो वहां मिल जाएगा, डॉलर से मिल जाएगा। यानी डॉलर पूरी दुनिया का रुपया हो गया, पूरी दुनिया का सिक्का डॉलर है, तो डॉलर का भी पूरी दुनिया में दादागिरी है। तो विश्व की सभी मुद्राओं की कीमत का निर्धारण डॉलर के आधार पर किया जाता है। समझ गए? आप दूसरे देशों में जाते हैं घूमने के लिए तो वहां पे जाइएगा तो आप पैसा दीजिएगा तो उसको डॉलर से तुलना किया जाएगा कि आप 80 हजार रुपया देते हैं तो कितना डॉलर होगा, तो 1000 डॉलर होगा। तो उसको डॉलर में कन्वर्ट करके, रुपया को डॉलर में कन्वर्ट किया जाता है। फिर डॉलर में कन्वर्ट करने के बाद आप जिस देश में हैं उस देश की मुद्रा डॉलर के हिसाब से दे दी जाती है आपको, यानी बीच में हमेशा डॉलर आएगा ही आएगा। ओके, तो यहाँ क्या कह रहा है, तो विश्व की सभी मुद्राओं की कीमत का निर्धारण डॉलर के आधार पर किया जाता है, जिस वजह से अमेरिका डॉलर सबसे मजबूत मुद्राओं में से एक है। देख लीजिएगा, भारत का 80 रुपया, 80 क्या 83 रुपया भी हो गया, 84 भी होने लगा, ठीक है, लगभग 83 रुपया 1 डॉलर के बराबर है। भारत का 83 रुपया लगभग 1 डॉलर के बराबर है, समझे? 1 डॉलर भारत का 83 रुपया, ये हाल है हमारे रुपया का। अब देख लेते हैं विश्व के सभी बड़े अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाएं। विश्व की जितने भी बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाएं हैं वो अमेरिका की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इस सब में अमेरिका का ही दादागिरी चलता है, जैसे देख लीजिए। और वह विश्व की आर्थिक नीतियों को प्रभावित करने की ताकत रखता है। यहाँ क्या किया जा रहा है कि विश्व की जो बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, जैसे विश्व बैंक हो गया, IMF हो गया, ये तो सबसे बड़ी बड़ी आर्थिक संस्थाएं हैं ना, उसका मुख्यालय अमेरिका में, उस पे वर्चस्व सबसे ज्यादा अमेरिका का रहता है। यानी उसमें धन जो है विश्व बैंक में, IMF में सबसे ज्यादा अमेरिका का ही रहता है। अमेरिका ही उसमें सबसे ज्यादा अनुदान देता है और अपने हिसाब से ही उन बैंकों को चलाता है। तो वहां पे भी अमेरिका का दादागिरी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सैन्य वर्चस्व। पहले तो हमने देख लिए आर्थिक वर्चस्व, ठीक है, अब देखते हैं सैन्य वर्चस्व। वर्तमान में विश्व की सबसे बड़ी सेना अमेरिका के पास है। वर्तमान में दुनिया की सबसे बड़ी सेना अमेरिका के पास है। भारत चौथे नंबर पे आता है सेना के मामला में, GDP के मामला में, दोनों में चौथे स्थान पे आता है। ठीक है, कभी कभी तीसरे स्थान पे भी आ जाता है। ओके, बात करें वर्तमान में विश्व की सबसे बड़ी सेना किसकी है, तो अमेरिका के पास है। अमेरिका अपनी सेना पर उससे नीचे के 12 देशों के द्वारा किए गए कुल खर्च से भी ज्यादा खर्च करता है। यानी यहाँ क्या कहा जा रहा है कि अमेरिका सेना पे कितना पैसा खर्चा करता है। तो एक लिस्ट निकाला जाता है कि दुनिया का सबसे ज्यादा अपने सैन्य सेना पे खर्च करने वाला देश कौन सा है, तो सबसे पहले तो अमेरिका आता ही है। अमेरिका सबसे ज्यादा पैसा अपने सेना पे खर्च करता ही है। साथ में अगर देखा जाए तो दूसरे नंबर से लेके 12 नंबर तक जो भी देश आते हैं, जो अपने देश की सेना पे पैसा खर्च करते हैं, उन सबका पैसा इकट्ठा कर लिया जाए तो भी अमेरिका के सैन्य खर्च से कम ही पड़ेगा। इतना ज्यादा अमेरिका अपने सेना पे खर्च करता है। तो भैया अमेरिका के पास सेना भी तो है, तो कितनी सेना है लगभग, तो जरा देख लो कितना सेना है अमेरिका के पास।
तो दुनिया के 80 देशों में, दुनिया के लगभग 80 देशों में, 80 देशों में अमेरिका के 750 सैन्य अड्डे हैं। 750 सैन्य अड्डे हैं। सैन्य अड्डा दुनिया के अलग अलग 80 देशों में अमेरिका के लगभग 750 सैन्य अड्डे हैं और हर अड्डे पे अमेरिका का सेना है। तो जरा सोचो, करोड़ों की संख्या में अमेरिका के पास सेना है। अगर संयुक्त सेना की बात की जाए, संयुक्त सेना सारे सैन्य अड्डों को मिला के, तो संयुक्त रूप से करोड़ों सेना है अमेरिका के पास। तो कितना ताकतवर देश है। अब बात करते हैं, अमेरिका अपनी सेना पर उससे नीचे के 12 देशों के द्वारा किए गए कुल खर्चे से भी ज्यादा खर्चा करता है। विश्व में कहीं भी वार कर सकने की क्षमता है। विश्व में कहीं भी इसके पास वार कर सकने की क्षमता क्यों है? तो पहला इसलिए है क्योंकि दुनिया के हर कोने में इसका सैन्य अड्डा है तो वहां से वो हमला कर लेता है। और दूसरी बात, इसके पास आधुनिक हथियार हैं। अमेरिका के पास F-16 का नाम सुना होगा आप लोगों ने, जो भारत में कई दिन से बीमार पड़ा हुआ है वर्तमान में आके, है ना। तो बहुत आधुनिक हथियार हैं अमेरिका के पास। इतने आधुनिक बैलिस्टिक मिसाइल वगैरह है कि एक कोने से दूसरे कोने में भी अमेरिका हमला कर सकता है। ठीक है, तो इस मामला में भी अमेरिका ताकतवर है। अब बात करते हैं, अमेरिका की सैन्य क्षमता केवल संख्या के आधार पर ही ज्यादा नहीं है। अमेरिका की जो सैन्य क्षमता है वो केवल संख्या के आधार पर ही ज्यादा नहीं है, बल्कि गुणवत्ता के मामलों में भी अमेरिकी सेना विश्व की सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक है। चलिए, तो हम लोगों ने देख लिया अमेरिका का आर्थिक क्षेत्र में वर्चस्व, उसके बाद सैन्य क्षेत्र में वर्चस्व। अब थोड़ा सा ढांचागत वर्चस्व देख लेते हैं। ढांचागत वर्चस्व क्या था? तो कुछ कुछ क्षेत्रों में भी अमेरिका का दबदबा है। जैसे एमबीए की डिग्री की बात करते हैं। एमबीए की डिग्री तो विश्व के प्रसिद्ध एमबीए मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, बिजनेस से संबंधित पढ़ाई जो होता है एमबीए के थ्रू ही होता है, जो सबसे पहले अमेरिका में स्टार्ट हुआ था 1908 ईस्वी में। 1908 ईस्वी में और लगभग 1950-60 तक एमबीए पे फुली कंट्रोल अमेरिका का रहा। फुली कंट्रोल। तो विश्व के प्रसिद्ध एमबीए की डिग्री की शुरुआत अमेरिका के द्वारा ही की गई थी। अमेरिका के द्वारा ही की गई थी और वर्तमान में यह डिग्री विश्व में सबसे उच्च स्तरीय डिग्रियों में से एक है। कौन सा? एमबीए। बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हैं वो एमबीए ही करते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं समुद्री मार्गों पे नियंत्रण। दुनिया का अधिकतम व्यापार समुद्री मार्गों से ही होता है, क्योंकि समुद्री मार्गों से खर्च कम पड़ता है और सामान अधिक मात्रा में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, जल देखिएगा, भारत यूरोप के साथ व्यापार करने की बात हो या रसिया के साथ व्यापार करने की बात हो, तो समुद्री मार्गों के द्वारा, पानी जहाज के द्वारा ही व्यापार किए जाते हैं। एरोप्लेन से तो इतना खर्च होगा कि कोई भी देश संभव ही नहीं है व्यापार करना। एरोप्लेन के माध्यम से व्यापार करना उतना आसान नहीं है। सॉफ्टवेयर वगैरह का, इन सब का व्यापार हो सकता है, लेकिन बड़े बड़े उद्योग धंधों का व्यापार जलमार्ग से ही होता है। और उन जलमार्गों की सुरक्षा कौन करता है? तो अमेरिका करता है। विश्व की जो अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग हैं उनकी सुरक्षा यही करता है। तो समझिए, तो वर्तमान में समुद्री मार्गों पर नियंत्रण, वर्तमान में स्थित सभी समुद्री मार्गों का रखरखाव और उस पर नियंत्रण किसका है? तो अमेरिका का ही किया जाता है। अमेरिका के द्वारा ही उस पर नियंत्रण किया जाता है। ठीक है, और बात करने इंटरनेट की निर्भरता। तो उसके मामला में भी ये सबका बाप है। ठीक है, वर्तमान में पूरा विश्व इंटरनेट पर निर्भर है और इस इंटरनेट का संचालन अमेरिकी उपग्रहों के एक विशाल समूह द्वारा किया जाता है। जो भी इंटरनेट सुविधाएं जो मिल रही है वो तो उपग्रह जो छोड़े गए हैं स्टारलिंक के द्वारा, ठीक है, जेफ बेजोस, है ना, और ये क्या कहते हैं, एलन मस्क, स्टारलिंक एलन मस्क का ही है। उसके द्वारा देखते हैं उपग्रह इतनी अधिक मात्रा में जो छोड़े जाते हैं, किस लिए छोड़े जाते हैं? इंटरनेट के लिए। अमेरिका का नासा है, वो तरह तरह का उपग्रह छोड़ता है। किसके लिए? इंटरनेट के लिए और अन्य चीजों के लिए भी हालांकि छोड़ता है। तो
ये लगभग पूरी दुनिया का जो नेट है, दुनिया का लगभग 60 से 70% इंटरनेट यही कंट्रोल करता है। यही छोटे छोटे या गरीब जितने भी देश हैं उन सबका इंटरनेट की सुविधा यही प्रदान करता है। तो अमेरिका, तो इस मामला में भी अमेरिका का वर्चस्व है। अब बात करते हैं सभी बड़े संगठनों की मुख्यालय जो है वो अमेरिका में ही है। जितने भी बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उन सबका मुख्यालय अमेरिका में है। ठीक है, जैसे बात कर लीजिए यूएनओ की। यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क है ना, न्यूयॉर्क में है। और ये कहाँ है? अमेरिका में। विश्व बैंक देख लीजिए, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक ये कहाँ है भैया? वाशिंगटन डीसी, अमेरिका में है। आईएमएफ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका मुख्यालय कहाँ है भैया? अमेरिका में है। ये सारा के सारा अमेरिका में है। बड़े बड़े जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उन सबका मुख्यालय अमेरिका में है और वो ज्यादातर अमेरिका के ही कंट्रोल में रहता है। ओके, तो विश्व में स्थित सभी बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का मुख्यालय अमेरिका में ही स्थित है और इसमें काम करने वाले अधिकतम कर्मचारी जो हैं वो अमेरिकी ही हैं। तो भैया यहाँ पे भी दादागिरी अमेरिका का देखने को मिल रहा है, अमेरिका का वर्चस्व यहाँ भी देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं सांस्कृतिक वर्चस्व। आर्थिक क्षेत्र में देख लिए, संस्कृति के क्षेत्र में देख लिए, ठीक है, सॉरी सैन्य के क्षेत्र में देख लिए, ढांचागत वर्चस्व भी देख लिए। अब देखेंगे हम लोग सांस्कृतिक वर्चस्व, अमेरिका का सांस्कृतिक वर्चस्व। विश्व में स्थित लगभग सभी देशों के लोग अमेरिका की रहन सहन के तरीके से प्रभावित हैं एवं अमेरिका के लोगों जैसे ही जीवन शैली को अपनाना चाहते हैं। बुआ, अगर 2 दिन के लिए कोई व्यक्ति अमेरिका में चला जाता है, 2 दिन वहां रह लेता है, आएगा अपने यहाँ, वहां के जैसा कपड़ा पहन के घूमेगा, वहां जैसे बोलचाल की भाषा प्रयोग की जाती है, वहां जिस प्रकार के कल्चर का प्रयोग किया जाता है वैसा ही अपने यहाँ शो करेगा, दिखाएगा, है कि नहीं? मतलब चाहता क्या है कि हम वो चाहता है कि हम अमेरिका के जैसे जीवन जीना स्टार्ट कर दें, यानी कि अमेरिका की संस्कृति को लेके आ रहा है अपने यहाँ, वैसे ही जीवन जीने का प्रयत्न करता है। तो इस संस्कृति का भी वर्चस्व है। अब बात करें नीली जीन्स, आज के डेट में उसी जीन्स का अपडेटेड वर्जन आ गया है। तमाम तरह के जीन्स नए नए, आधा फटा हुआ, मतलब ओवर एक्टिंग वाला भी जीन्स आ गया है कि नहीं? तो नीली जीन्स किसकी देन है भैया? अमेरिका की ही देन है। शुरुआत में जो जीन्स का प्रचलन चला था, नीली जीन्स, नीला नीला जीन्स जो पहनते थे, वो अमेरिका का ही देन है। विश्व भर में प्रसिद्ध नीली जीन्स की शुरुआत अमेरिका से ही हुई थी। वर्तमान में विश्व के किसी भी हिस्से में रहने वाला व्यक्ति अमेरिकी जीवन शैली की तरह जीवन जीना चाहता है और उपरोक्त सभी तथ्य विश्व में अमेरिकी वर्चस्व को दर्शाते हैं। ये सारा जितना भी हम लोगों ने पढ़ा, ये सारा क्या दर्शा रहे हैं? तो अमेरिका के वर्चस्व को दर्शा रहे हैं। ओके, अब देख लेते हैं अमेरिकी वर्चस्व के रास्ते में अवरोध। अमेरिकी वर्चस्व के रास्ते में कौन कौन अवरोध उत्पन्न कर सकता है? अब देखो भैया, दुनिया में जो भी ताकतवर सुपर पावर है ना, वो चाहता है कि हम ही हमेशा सुपर पावर बना रहे, और उसके लिए अगर कोई दूसरा देश उठ के ऊपर आना चाहता है तो वो जो पहले से सुपर पावर देश है उसको दबाने का प्रयत्न करता है, नीचे लाने का प्रयत्न करता है। और उस कंडीशन में अमेरिका सबसे आगे है। रसिया आगे आने का प्रयत्न करता है तो दूसरे देशों से युद्ध करा देता है, रसिया और दूसरे देश उलझे रहते हैं। चीन आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो उस पर भी टैक्स लाद के या किसी तरीके से उसको भी दबाने का प्रयत्न करता है। भारत ऊपर उठने का कोशिश करता है तो भारत को भी दबाने का प्रयास किया जाता है पाकिस्तान के माध्यम से। तो अमेरिका अलग अलग तरीकों से अपना वर्चस्व स्थापित करना ही चाहता है और चाहता है कि हमेशा उसी का पूरी दुनिया पे वर्चस्व स्थापित रहे, और उसको भी कम करने का कुछ तरीका है और वही जानने का प्रयास करेंगे अभी। चलो देखते हैं अमेरिकी वर्चस्व के रास्ते में अवरोध, क्या क्या अवरोध हो सकते हैं अमेरिकी वर्चस्व के रास्ते में। तो क्या, पहला, संस्थागत बनावट। अमेरिका की जो राजनैतिक संस्थागत बनावट है वही अमेरिकी वर्चस्व का अवरोध है, सबसे बड़ा अवरोध। क्या है तो देख लेते हैं। अमेरिका की संस्थागत बनावट उसके वर्चस्व में सबसे बड़ी बाधा है। अमेरिका की जो शक्तियां हैं
शासन के तीनों अंगों के बीच बटी हुई है। इस वजह से कार्यपालिका द्वारा सैन्य शक्तियों का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है, जैसे भारत में कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका 3 अंग हैं, वैसे वहां पे भी है। और अमेरिका की सारी शक्तियों को तीनों अंगों में डिवाइड कर दिया गया है। तो सेना का उपयोग कोई एक करना चाहे तो नहीं कर सकता। ठीक है, यानी कार्यपालिका, हमारे यहाँ तो कार्यपालिका सेना का प्रयोग कर लेती है। ठीक है, कार्यपालिका ही सेना का प्रयोग कर पाती है, और वहां पे ये भी अनुमति नहीं। ठीक है, अमेरिकी समाज, जो अमेरिका की समाज है वो भी अमेरिकी वर्चस्व के रास्ते में अवरोध है। वो कैसे है तो देख लो। अमेरिका के लोग शिक्षित और जागरूक हैं, इसी वजह से वह अमेरिका द्वारा सैन्य शक्तियों के गलत प्रयोग का विरोध कर अमेरिका की मानहानियों को रोक सकते हैं, मनमानियों को रोक सकते हैं। ठीक है, अमेरिका की मनमानियों को अमेरिका के लोग ही रोक सकते हैं, क्योंकि वे शिक्षित और जागरूक हैं। और तीसरा क्या हो जाता है, नाटो, अमेरिकी वर्चस्व में बाधा तीसरा हो जाता है, और नाटो हो जाता है। नाटो भी अमेरिका के वर्चस्व यानी दादागिरी को कंट्रोल कर सकता है। तो देख लेते हैं, नाटो अमेरिका का संगठन है। इस संगठन के साथ अमेरिका के आर्थिक हित जुड़े हुए हैं। नाटो में लगभग 32-33 देश हैं। ठीक है, अभी वर्तमान में 32 देश हैं। ओके, उन 32 देशों में नाटो में सबसे ज्यादा चलता है तो अमेरिका का ही चलता है, अमेरिका का ही चलता है। और अमेरिका का हित जुड़ा हुआ है उससे, नाटो से। तो नाटो के खिलाफ अमेरिका कभी नहीं जाएगा, अमेरिका कभी नहीं जाएगा। और नाटो दुनिया में अमेरिका के द्वारा गलत सैन्य प्रयोग करने नहीं देगा, ये भी सत्य है। ओके, तो देख लेते हैं, इस वजह से इस संगठन के देश अमेरिका को कुछ गलत करने से रोक सकते हैं और अमेरिका वर्चस्व पर लगाम लगा सकते हैं। कौन? इस वजह से इस संगठन के देश, इस संगठन के देश किसके? तो नाटो के जो 32 देश हैं उन देशों की बात की जा रही है कि ये देश अमेरिका को कुछ गलत करने से रोक सकते हैं। अब बात करते हैं अमेरिकी वर्चस्व से कैसे निपटा जाए। तो पहला 2-3 तरीके हैं निपटने का। पहला कैसे निपटेंगे? तो बैंड वैगन नीति के द्वारा माध्यम से। बैंड वैगन नीति क्या है? तो जिधर बहे बयार उधर ये चल पड़ियो, ये वाला नीति है। यानी कहने का मतलब है, बैंड वैगन का मतलब होता है कि जिधर की तरह ही हवा चले उधर की तरह चल पड़ो। यानी कि अगर अभी अमेरिका का वर्चस्व है तो उसके साथ रहो और उसके वर्चस्व का फायदा उठाओ। यानी जिधर चले बयार उधर ये चल पड़िए। ठीक है, ये है बैंड वैगन नीति। और दूसरा क्या हो जाता है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से छुपना। भैया ये तो सभी देशों के लिए आसान नहीं है। यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दखल नहीं देना, उससे छुप के रहना। और ये सभी देशों के लिए संभव नहीं है। भारत जैसे देश के लिए तो बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि भारत एक विशाल देश है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से अपने आप को कभी छुपा के नहीं रख सकता, है कि नहीं? तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से छुपाना, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से छुप जाना भी वर्चस्व से बचने का एक तरीका हो सकता है। यानी कि खुद को अमेरिका से इतना दूर कर लो कि उसके किसी कार्य का आप पर कोई प्रभाव ही ना पड़े। समझ गए? हाँ, यह नीति छोटे देशों के लिए अच्छी हो सकती है, पर भारत जैसे बड़े देशों के लिए ऐसा करना लगभग असंभव है भैया। चलो आगे देख लेते हैं, भारत, रूस और चीन का गठबंधन। अब देखो, भारत, रूस और चीन का गठबंधन अगर हो जाए तो अमेरिका के वर्चस्व को टक्कर दिया जा सकता है। लेकिन ये भी संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है? क्योंकि इन तीनों के बीच बनती ही नहीं है। मतलब भारत का चीन के साथ नहीं बनता, कतई नहीं बनता। चीन और रसिया के बीच तो बनता है, हमारे और रसिया के बीच तो बनता है, लेकिन चीन और भारत के बीच उतना घनिष्ठ संबंध नहीं है। व्यापारिक संबंध है, चाइना भारत से बहुत अधिक व्यापार करता है, भारत भी चाइना से व्यापार करता है, लेकिन राजनीतिक संबंध अच्छे नहीं है। और जब तक किसी देश का राजनीतिक संबंध अच्छा नहीं होता तब तक उन देशों के बीच मित्रता संभव नहीं होती। इसलिए ये एक तरह से बेकार ही है। लेकिन फिर भी अगर ये तीनों एक साथ आ जाएं तो अमेरिका को टक्कर आसानी से दिया जा सकता है। बहुत से विद्वान ऐसा मानते हैं कि भारत, रूस और चीन गठबंधन बनाकर अमेरिका की शक्ति को संतुलन कर सकते हैं।
पर इस गठबंधन का बनना संभव नहीं लगता, क्योंकि इन तीनों देशों के बीच वर्तमान में कोई सहयोग नहीं है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं बुद्धिजीवियों का गठबंधन। बुद्धिजीवियों का जो गठबंधन है वो भी अमेरिकी वर्चस्व को कंट्रोल कर सकता है। वो कैसे, वो देख लेते हैं। तो मीडिया के लोग हैं, वो भी आवाज उठाएं अमेरिका के खिलाफ, तो ऐसा संभव है। अमेरिका के नागरिकों और बुद्धिजीवियों को लेकर एक संगठन बनाया जा सकता है, जो कि अमेरिका की नीतियों की समीक्षा करे, उसके सही फैसले का समर्थन करें और उसके गलत फैसले का विरोध करें, तो अमेरिका के वर्चस्व को कंट्रोल किया जा सकता है। अब भैया देख लेते हैं अमेरिका और भारत का संबंध। अमेरिका का भारत के साथ कैसा संबंध है, तो शायद अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है, कि देखिएगा 1971 से लेके अभी तक भारत और रसिया के बीच, उस समय यूएसएसआर हुआ करता था, इन दोनों के बीच मित्रता बरकरार है, पहले से ही चली आ रही है। और अमेरिका के साथ भारत का संबंध उसी समय से अच्छा नहीं है जब से रसिया से भारत की मित्रता हुई। ठीक है, जैसे क्या होता है ना, अमेरिका इस नजरिए से देखता है, मेरे दुश्मन का दोस्त मेरा भी दुश्मन। ठीक है, मेरे दुश्मन का दोस्त मेरा भी दुश्मन, वही नीति अपनाता है अमेरिका। अब अमेरिका का दुश्मन रसिया और रसिया का दोस्त भारत, तो उस नजरिए से भारत भी अमेरिका का दुश्मन हो गया। यही तो नीति है अमेरिका। इसीलिए अमेरिका जो है हर मामले में पाकिस्तान का ही समर्थन करता है। अब कुछ सालों से भारत का सपोर्ट कर रहा है, अब देख रहा है भैया भारत के साथ अगर अच्छा खासा दोस्ती नहीं रहा तो ढेर नुकसान हो जाएगा, इसलिए पाकिस्तान को समर्थन अंदरूनी तरीके से करता है। भारत के सीधे विपक्ष में खड़ा नहीं होता है अमेरिका। पहले सीधे लड़ने के लिए चला आता था, पाकिस्तान की तरफ से भारत से लड़ने के लिए चला आता था, लेकिन अब वो वाला कंडीशन नहीं है बाबू। चलो देख लेते हैं अमेरिका और भारत का संबंध। भारत और सोवियत संघ के बीच में नजदीकी होने के कारण अमेरिका और भारत के संबंध शुरू से ही खराब रहे हैं। क्यों खराब रहे हैं, तो भारत और सोवियत संघ के बीच नजदीकी होने के कारण अमेरिका और भारत के संबंध शुरू से ही खराब रहे हैं। अभी हम बताएं 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद भारत और अमेरिका के संबंधों में सुधार तो आया। जब 1991 में सोवियत संघ 15 देशों में टूट गया तो भारत के रिश्ते सोवियत संघ से कमजोर पड़ने लगे, तो इसका फायदा अमेरिका उठाने लगा कि चलो ये समय है और भारत से हम दोस्ती कर लेते हैं। तो उस समय भारत और अमेरिका का संबंध सुधरा था। ठीक है, वर्तमान में भारत और अमेरिका के संबंध काफी अच्छे हैं। ठीक है, अभी अच्छे हैं। अब देख लेते हैं भारत और अमेरिका के संबंध की विशेषताएं क्या हैं। तो देख लो क्या क्या विशेषताएं हैं। अगर हम अमेरिका से दोस्ती नहीं करते हैं, उससे दुश्मनी करते हैं, तो क्या क्या नुकसान हो सकता है वो देख लो, और उसके दोस्ती से क्या क्या फायदा है वो भी देख लेते हैं। तो चलो देखते हैं। अब देखें तो भारत की सॉफ्टवेयर कंपनियां जितनी भी हैं, भारत की जितनी भी सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं, उनके द्वारा जो भी प्रोडक्ट माल उत्पादित किए जाते हैं उसका 65% से ज्यादा हिस्सा अमेरिका से निर्यात किया जाता है। कहने का सीधा मतलब है भारत की जितने भी सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं, उस कंपनियां जो सॉफ्टवेयर का तरह से निर्माण करती हैं, उसका कच्चा माल तो अमेरिका से ही आता है, चाइना से आता है। अमेरिका से सबसे ज्यादा आता है भैया, कितना, तो लगभग 65% हिस्सा अमेरिका से आता है। अब चिप्स की ही बात कर लो, भारत में जो चिप्स बनता है, चिप्स, ठीक है, चिप्स मोबाइल में चिप्स जो होता है वो भारत में नहीं उत्पादित होता है, अमेरिका से आता है, ये ताइवान से आता है, इन सब देशों से आता है। अगर वो देश चिप का उत्पादन कम कर दें तो भारत में चिप तो बढ़ जाएगा। काफी अच्छा खासा मामला में प्रयोग होता है चिप का भारत में। आजकल तो मोबाइल में ही प्रयोग नहीं होता है, गाड़ियों में इसका प्रयोग होता है, गाड़ियों में चिप का प्रयोग होता है। आधुनिक तरह तरह की जो मशीनरी है उसमें चिप का प्रयोग होता है, बहुत अधिक मात्रा में होता है। ये सब सॉफ्टवेयर वाली एक तरह से वस्तुएं हो जाती हैं। तो भारत की सॉफ्टवेयर कंपनियों द्वारा अपने उत्पादन का लगभग 65% से ज्यादा हिस्सा अमेरिका से निर्यात किए जाते हैं। अमेरिका की विमान कंपनियां बोइंग का नाम सुना होगा,
भारत में बोइंग का हेलीकॉप्टर चलता है। बोइंग जो कंपनी है वो बड़ी मात्रा में हेलीकॉप्टर का निर्माण करती है, हेलीकॉप्टर का। और देखो अमेरिका की विमान कंपनी बोइंग में लगभग 35% से अधिक कर्मचारी भारतीय हैं। जो बोइंग कंपनियां हैं जो हेलीकॉप्टर वायुयान का निर्माण करती है, इसमें 35% से ज्यादा कर्मचारी भारतीय लोग हैं। तो भैया इनकम भी तो यहाँ से होता है, विदेशी रुपया भारत में जो आता है इन्हीं के माध्यम से तो आता है, तो ये भी फायदा है। अब देख लेते हैं अमेरिका का आईटी हब, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हब जो है, आईटी हब कहे जाने वाले सिलिकॉन वैली में 3 लाख से भी अधिक भारतीय कर्मचारी कार्य करते हैं। सिलिकॉन वैली, ठीक है, अमेरिका का सिलिकॉन वैली चिप्स उत्पादन के लिए आईटी हब ही है सिलिकॉन वैली। वहां पे आईटी हब ही एक तरह से माना जाता है उसको, वहां पे सिलिकॉन में ही चिप्स अधिक मात्रा में उत्पादित होते हैं। अब देखो वहां पे 3 लाख से भी अधिक भारतीय कर्मचारी कार्य करते हैं, और वहां पे 3 लाख भारतीय कर्मचारी काम करते हैं, उनको रोजगार मिला हुआ है ना, अच्छे खासे डॉलर कमा रहे हैं, और भारत के पास विदेशी मुद्रा भेज रहे हैं। तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अधिक मात्रा में हो रहा, अधिक बढ़ रहा है, यानी कि भारत के पास विदेशी रुपया का मात्रा बढ़ रहा है कि नहीं। तो 3 लाख से भी अधिक भारतीय कर्मचारी कार्यरत हैं। अब बात करें अमेरिका की कई बड़ी कंपनियों में भारतीयों का मुख्य योगदान है। जैसे गूगल में देख लो, सुंदर पिचाई का है ना, गूगल अमेरिकी कंपनी है लेकिन उसमें मुख्य योगदान किसका है, सुंदर पिचाई। वो कहाँ के हैं, भारत के हैं। तो ऐसे ऐसे अमेरिका की बहुत सारी कंपनियां हैं जिसमें भारत के लोग आज भी कार्य कर रहे हैं, डॉलर कमा रहे हैं, और भारत का विदेशी मुद्रा भंडार को भर रहे हैं, यानी विदेशी मुद्रा भारत आ रहा है, जिससे भारत को बहुत सारे फायदे हैं। तो इस तरह लगता है कि हमारा चैप्टर समाप्त हो गया। वन शॉट वीडियो में हम लोगों ने लगभग ये वीडियो पूरे 1 घंटे में फाइनल कर दिया, ठीक है, और बड़े ही शानदार और आसान भाषा में समझाने का प्रयत्न किया है। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह हम लोग वन शॉट वीडियो में हर एक चैप्टर को कवर करने का प्रयास करेंगे। साथ ही में वन शॉट वीडियो में हम लोग थ्योरी को कवर करेंगे, फिर 1 वीडियो में ऑब्जेक्टिव को, और फिर 1 वीडियो में सब्जेक्टिव को भी कवर करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग।